नमस्कार छात्रों, प्रश्न पत्र क्रमांक 5 के अंतर्गत आधुनिक गद्य एकांकी और व्यवहारिक हिंदी, इसमें हमने चौथी जो एकांकी है बहु की विदा, इसके हमने लेखक परिचय और पात्र परिचय देखा है। आज हम इस एकांकी की कथावस्तु जो है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके पहले के 2-3 एकांकियों में मैंने उसको संक्षेप में समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार ये जो एकांकी है छोटी भी है और इसके जो संवाद है विनोद रस्तोगी द्वारा लिखे हुए वे बेहद ही प्रभावशाली है। और एकांकी कैसे लिखी जाती है कि उसका उत्तम उदाहरण हम उसको कह सकते हैं। तो इसलिए हम इस कथावस्तु को थोड़ा सा विस्तार से या लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं और उसके आधार पर हम समझ जाएंगे कि इस एकांकी की कथावस्तु के माध्यम से अपने प्रभावशाली संवादों के जरिए किस प्रकार एकांकी को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण बहु की विधा इस एकांकी के माध्यम से विनोद रस्तोगी के द्वारा हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके पहले के लेक्चर में मैंने पात्र परिचय आपको करवा के दिया है। फिर से एक बार उन पात्रों का नाम यहाँ पे या जिक्र आने वाला है, तो थोड़ा सा उनका फिर से एक बार मैं परिचय दोहराता हूँ। इस पूरी एकांकी में कुल मिलाकर 5 पात्र है और वो एक एकांकी जो है पारिवारिक एकांकी उसको कह सकते हैं। अर्थात ये एकांकी पारिवारिक समस्या को लेकर लिखी गई एकांकी है, ऐसा समझ लीजिएगा। और परिवार में जितने भी सदस्य आते हैं लगभग उतने ही सदस्य इस एकांकी में दिखाए गए हैं। इसमें प्रमुख पात्र जो है वो है जीवनलाल, और ये जीवनलाल जो है एक बहुत ही सधन व्यक्ति है, धनी व्यापारी है ऐसा कह लीजिएगा, जिसके पास बहुत सारा धन है। ऐसा एक व्यापारी जीवनलाल, जिसकी उम्र जो है 50 वर्ष उम्र है। और इस व्यक्ति का जीवनलाल का एक अपना परिवार जो है इस एकांकी में प्रस्तुत हुआ है। जीवनलाल की उम्र 50 वर्ष है और उनकी पत्नी, दूसरा पात्र है राजेश्वरी, ये जीवनलाल की पत्नी है और उसकी उम्र जो है 46 वर्ष तक की है। इसके बाद रमेश नामक एक पात्र है जो जीवनलाल का पुत्र है और उसकी अवस्था लगभग या उसकी उम्र जो है 22 साल है। और एक पात्र इसमें दिखाया गया है वो है कमला, जो रमेश की पत्नी है, साथ ही साथ जीवनलाल और राजेश्वरी की बहू है और उसकी उम्र 19 वर्ष दिखाई गई है। और प्रमोद जो है ये कमला का भाई है और ये पहली बार जो है अपनी बहन को जो है मायके लेके जाने के लिए आया है और प्रमोद की उम्र जो है वहाँ पे 23 वर्ष है। तो इस तरह से लगभग 5 पात्रों के माध्यम से, अत्यंत सीमित पात्रों के माध्यम से एक सशक्त कथानक जो है विनोद रस्तोगी जी हमारे सामने रखते हैं। इसमें दहेज की जो प्रथा है इसको लेकर विनोद रस्तोगी जी ने बड़ी कड़ाई के साथ इसको लिखा है। तो मैं इसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। देखिए, पात्रों का परिचय तो हो गया है, बीच में अगर मैं इनके नाम लेता हूं तो ये जो परिचय बताए इसको याद कर लीजिएगा। पहले ही शुरुआत हो जाती है कि एकांकी में प्रमोद जो है वहां पे दिखाया गया है और थोड़ा सा कुछ माहौल या मंच पर किस प्रकार का दृश्य है उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि उस मंच पर क्या क्या दिख रहा है। देखिए, कमरा आधुनिक ढंग से सजा है, मतलब एक कमरा दिखाया गया है वो आधुनिक ढंग से सजा, मतलब आधुनिक सुविधाएं या टीवी वगैरह ये जो भी सोफा सेट वगैरह जो होता है वो वहां पे दिख रहा है। सामने की बाई और कोने में रेडियो और दाई कोने में पुस्तकों का रैक है, मतलब सामने के बाएं कोने में रेडियो दिख रहा है और उसके दाएं कोने में पुस्तकों का रैक है। कमरे के बीच में सोफा सेट है, अर्थात एक ऐसा बड़ा कमरा है जिसके बीच में सोफा सेट रखा गया है। छोटी गोल मेज पर सुंदर फूलदान रखा गया है, अर्थात एक मेज जो है वहां पे टेबल जो है, टेबल टीपॉय जिसको कहते हैं, उसके ऊपर एक फ्लावर पॉट या फूलदान को कहा जाता है, ये रखा गया है। कमरे में 2 द्वार है, अर्थात वो जो कमरा दिखाया गया है उसके 2 द्वार है, अर्थात 2 दरवाजे दिखाए गए हैं, एक बाई ओर है और दूसरा जो है दाई ओर है। तो सामने वाला द्वार जो है अंदर जाने के लिए, अर्थात घर के अंदर जाने के लिए सामने वाला द्वार है, और बाई ओर का द्वार जो है वो बाहरी बरामदे में खुलता है, अर्थात जो बाहर जाने के लिए, बाहर के बरामदे में पहुंचने के लिए वो बाई ओर का द्वार जो है खुलता है।
दोनों दरवाजों पर पर्दे लगे हुए हैं और दाई और खिड़की है जो खुली हुई है, अर्थात बाई और दरवाजा और दाई और खिड़की है और वो भी खुली हुई है। पर्दा उठने पर जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। अर्थात वो पहला दृश्य क्या है, एकांकी शुरू होने से पहले जीवनलाल जो है सर्वप्रथम उस जो दाई और जो खिड़की है उस खिड़की के पास या समीप जो है खड़े हुए दिखाई देते हैं। वे बाहर की ओर देख रहे हैं, अर्थात उस खिड़की से वो बाहर देख रहे हैं। आंखों पर चश्मा है, भरे हुए चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें हैं, अर्थात उनका जो हुलिया है या उनके चेहरे की जो चेहरे का जो रंग है वो इस प्रकार से देखिए, बाहर वो देख रहे हैं, आंखों पर चश्मा है, भरे हुए चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें हैं, सिर गंजा है अर्थात सर पर बाल नहीं है, धोती कुर्ता पहने हुए हैं, उम्र 50 के आसपास है तो वहां पे वो धोती कुर्ता पहने हुए हैं, मुख पर गंभीरता और समृद्धि के चिन्ह है, अर्थात वो खिड़की के बाहर देख रहे हैं लेकिन चेहरा जो है दर्शकों को दिख रहा है, उनके चेहरे पर गंभीरता भी दिखती है और संपत्ति की समृद्धता भी वहां पे दिखाई देती है। तो ऐसे भाव में वो खड़े हैं। उससे कुछ दूर हटकर प्रमोद विनम्र भाव से खड़ा है, मतलब खिड़की से लगकर जो है जीवनलाल खड़े हैं और उससे दूर थोड़ा सा प्रमोद जो है विनम्र भाव से वहां पे खड़ा है। वह पैंट और बुश शर्ट पहने हुए है, अर्थात पैंट शर्ट पहने हुए है, चेहरे पर निराशाजनक करुणा भाव है, अर्थात वो जो प्रमोद वहां पे खड़ा है उसके चेहरे पर एकदम खिन्न करुणा से भाव वहां पे दिखाई दे रहा है। तो ये दृश्य जो है शुरुआत में एकांकी शुरू होने से पहले जैसे ही पर्दा खुलता है तो वो दृश्य दिख रहा है। अब प्रमोद और जीवनलाल के बीच में जो संवाद चलता है उसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए प्रमोद क्या कह रहा है, आगे बढ़कर, मतलब जहां पे वो खड़ा था वहां से थोड़ा सा आगे बढ़कर धीमे स्वर में जीवनलाल जी से कह रहा है, क्या निर्णय किया आपने। वो प्रमोद जीवनलाल से कह रहा है कि क्या निर्णय किया आपने। जीवनलाल कहते विदा नहीं होगी। इतना ही संवाद है, विदा नहीं होगी। आगे की बात हम आगे के संवादों में समझेंगे। देखिए प्रमोद कहता है, लेकिन जरा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी। अर्थात एक भाई जो है अपने बहन के ससुराल में बहन को लेने के लिए आया है और प्रमोद जो है जीवनलाल के साथ वार्तालाप कर रहा है। जीवनलाल अपनी बहन के ससुर है और उनसे वो अनुमति मांग रहा है और वो अनुमति मांगते समय वहां पे जीवनलाल जो है उसको लेके जाने के लिए तैयार नहीं है, विदा करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन प्रमोद उनको समझा रहा है कि अगर आप वहां पे विदा नहीं देंगे तो मेरे बहन की क्या अवस्था होगी। जीवनलाल कहते हैं, मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया है। अर्थात एक ससुर जो है या एक घमंडी व्यक्ति जो होता है कि वो किस प्रकार बात करता है, उस प्रकार उसने कहा कि मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया। इसका मतलब क्या है कि उसकी दशा जैसे भी हो जाने तो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। प्रमोद, हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेलकर बिताने का सपना देखती है। अर्थात हमारे भारतीय संस्कृति में एक रिवाज है कि जब कोई लड़की जो है ब्याह करके अपने ससुराल चली जाती है तो पहला सावन जब आ जाता है तो वो लड़की जो है अपने मायके आ जाती है। तो ये प्रथा जो है हमारे समाज में मौजूद है। इस प्रथा के आधार पर वो प्रमोद जो है अपनी बहन को वहाँ पे पहले सावन के लिए वहाँ पे लेके जा रहा है और वो समझा रहा है कि अगर वो कि कोई भी लड़की जो है जब ब्याह करके चली जाती है तब वो मायके के जब सावन के महीने में आती है तो सखी सहेलियों के साथ खुल मिलकर वहाँ पे बहुत बातें करने की सपने देखती है। जीवनलाल कहते हैं, जानता हूँ। उसी में वो ऐसा कहते हैं और जाकर सोफे पर जमाही लेते हुए बैठ जाते हैं। ऐसा उनका भाव है कि प्रमोद जो भी कुछ बोल रहा है उससे उनका कुछ लेना देना नहीं। प्रमोद यह जानकर भी, मतलब प्रमोद कहता है कि आप तो ये जानते हुए भी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा प्रमोद को कहना है। जीवनलाल कहते हैं, अपना निर्णय सुना चुका हूं, विदा नहीं होगी। अर्थात जीवनलाल कहते हैं कि मैंने अपना निर्णय दे दिया है, अब विदा नहीं होगी। प्रमोद कहता है, यदि मैं कमला को बिना लिए गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। अर्थात प्रमोद कहता है कि अगर आप ऐसा कठोर निर्णय ले लेते हैं, मेरे साथ मेरी बहन को अगर नहीं भेजते हैं तो मेरी माँ जो है मेरी बहन जो है उसकी कमला जो है वो बहन जो है उसका हृदय टूट जाएगा। जीवनलाल कहते हैं, मैं मजबूर हूँ, अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया। अब जीवनलाल जो है वो असली बात पर आ जाते हैं। उसको कहते हैं कि तुम्हें अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो तुमने पूरा दहेज क्यों नहीं दिया। प्रमोद कहता है,
दीन स्वर में, अत्यंत दीन स्वर में कह रहा है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दिया, फिर भी अगर वो प्रमोद क्या कह रहा है, अब देखिएगा कि लड़की का बहू का भाई है तो ससुराल में जाकर उसको उसी अवस्था के साथ बोलना होता है, उसी प्रकार से बातचीत करनी होती है। तो वो कहता है कि हमारा जितना भी सामर्थ्य था उतना हमने तो दिया है, अगर आप चाहते हैं तो फिर भी अगर आप चाहते हैं तो वो आप बात वहाँ पे छोड़ देता है। जीवनलाल कड़े स्वर में, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते, झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा। अब जीवनलाल थोड़ा सा कड़े स्वर में प्रमोद को सुना रहे हैं कि अगर तुम्हारा सामर्थ्य उतना कम था तो तुमने हमारे जैसे अमीरों के साथ रिश्ता क्यों जोड़ा, तुमने अपनी बहन को झोपड़ी में दे दिया होता तो अच्छा होता। तो झोपड़ी में रहकर तुमने जो महल से नाता जोड़ने का जो काम किया है उसकी तो सजा तुम्हें मिलनी चाहिए, या उस प्रकार से तुम्हें सब कुछ करना होगा, ऐसा जीवनलाल कह रहे हैं। प्रमोद कहता है हाथ जोड़कर जी, अर्थात अब प्रमोद को भी अपनी बातें समझ में आ रही है कि जीवनलाल भी जो भी कुछ कह रहे हैं वो जी कहता है। जीवनलाल कहते हैं उठकर आवेश से टहलते हुए, अब वो सोफे से थोड़ा सा उठे हैं और थोड़ा सा इधर उधर घूमते हुए वो आवेश से कह रहे हैं, देना तो दूर बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई। आपने दहेज तो ठीक से दिया ही नहीं, लेकिन जो बाराती आई थे उनकी खातिरदारी भी आपने ठीक से नहीं की। मेरे नाम पर जो धब्बा लगा है, मेरी शान को जो ठेस पहुंची, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उसकी करारी चोट का घाव आज भी हरा है। अर्थात जीवनलाल समझा रहे हैं कि तुम्हारी खातिरदारी में कमी आने के कारण मेरे नाम पर जो मतलब मुझे जो आज मानते हैं लोग, आज वो मुझे उतना नहीं मानते। मेरी जो शान थी उसके लिए तुमने ठेस पहुंचाई है और पूरी बिरादरी में मेरी हंसी हो गई है। तुम्हारी करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी विदा करना चाहती है तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजे। अर्थात वो कह रहे हैं अगर तुम्हारी बहन को अगर यहाँ से लेके जाना है तो जाकर अपनी माँ को कह दो कि तुम्हें अगर अपनी बेटी यहाँ पे मायके लानी है तो उसके लिए मुझे जो घाव पहुंचा है उस घाव के लिए मरहम लेके आए या मरहम भेजे। प्रमोद कह रहा है जी आप इस समय तो विदा कर दे, हम आपकी हर मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। अर्थात जीवनलाल को वो समझा रहा है आप इस बार मेरी बहन को विदा कर दीजिएगा, हम अगली बार जो है आपकी मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। जीवनलाल कहते हैं मैंने दुनिया देखी है। प्रमोद क्या कह रहे हैं, मैंने दुनिया देखी है प्रमोद, ये बाल जो है धूप से सफेद नहीं हुए हैं। जीवनलाल कह रहे हैं मैंने दुनिया देखी है, ये बाल धूप से सफेद नहीं हुए हैं। और तुम कल के छोकरे मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। अर्थात जीवनलाल उस प्रमोद को डटा रहे हैं या गुस्से से बोल रहे हैं, तुम कल के छोकरे हो, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। प्रमोद कहता है यह क्या कह रहे हैं आप। प्रमोद कह रहा है ये क्या कह रहे हैं। जीवनलाल कहते हैं ठीक कह रहा हूं, मेरा फैसला आखिरी है, विदा तभी होगी जब 5000 नगद इस हाथ पर रख दोगे। अर्थात अब जीवनलाल जो है वो दहेज की बात जो है खुलकर रुपयों के रूप में वो कह रहे हैं और प्रमोद को कहते हैं कि तुम्हारी बहन की विदा तभी होगी जब तुम मेरे हाथों पर जो है 5000 रुपए की नकदी जो है रख दोगे। प्रमोद कहता है आवेश में आकर ये तो सरासर अन्याय है, शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न करके आपसे बदला ले रहे हैं। अगर रमेश बाबू होते, अब वो समझा रहे रमेश बाबू अर्थात अपनी बहन का पति जो है, जीजाजी जो है, वो अगर वहां पे होते, प्रमोद कह रहा है कि आप सरासर अन्याय कर रहे हैं और अपनी जिद के लिए मेरी बहन पर आप क्यों अन्याय कर रहे हैं और उस भोली भाली लड़की को आप क्यों सता रहे हैं। आप उसको मेरे साथ भेज दीजिएगा, ऐसा उसको कहना है। अगर यहाँ पे रमेश बाबू होते अर्थात कमला का पति वहाँ पे होता, प्रमोद का जीजा वहाँ पे होता, तो जीवनलाल बीच में ही बोलते हैं तो क्या कर लेता, तो वह क्या कर लेता, मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वो मेरा बेटा है, तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं है। जीवनलाल समझा रहे हैं कि वो मेरा बेटा है, तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने वाला आवारा छोकरा नहीं है, वो बदतमीजी ऐसी नहीं कर सकता।
प्रमोद कहता है अपमानित से तिलतिलाकर, अपमान से तिलतिला, मतलब अब वहाँ पे प्रमोद का अपमान हुआ है और वो थोड़ा सा गुस्से में है। बाबूजी, बेटी वाला समझ कर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं, किंतु यह न भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। अब वो प्रमोद उसको थोड़ा सा जीवनलाल को गुस्से से कह रहा है कि बाबूजी, बेटी वाला समझकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं, किंतु आप मत भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। जीवनलाल कहता है हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी अपनी गौरी की शादी की है, वह खातिरदारी की बारात वाले दंग रहे, मतलब हमने अपनी बेटी की पिछले महीने ही शादी की है, तो खातिरदारी देखकर हमारे बारात वाले दंग रह गए। इतना दहेज दिया कि रखने वालों ने देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। अर्थात तुम हो बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है, समझे? अर्थात हम बेटी वाले हैं, फिर भी हमने जो भी कुछ किया है अपने दम पर, जो ब्याह या शादी जो रचाई है, हमने बहुत दहेज में बहुत कुछ दिया है। अर्थात बाराती भी हमसे खुश है। अर्थात हम बेटी वाले होने के बावजूद भी उस शादी में हमारी मूंछ जो है ऊंची रह चुकी है। प्रमोद कहता है जी। जीवनलाल कहते हैं रमेश गया है गौरी को विदा कराने। अब रमेश भी वहाँ पे सावन के महीने के लिए अपनी बहन को वहाँ पे लाने के लिए गया है, और प्रमोद जो है अपनी बहन को कमला को लेने के लिए वहाँ पर आया है। तो जीवनलाल बता रहे रमेश गया है अपनी बहन गौरी को वहाँ से विदा करने के लिए, कलाई पर बंधी घड़ी देखकर। अर्थात वो अब तक आता ही हो, मतलब वो वहाँ पे समय देख रहे हैं, कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ बिताएगी, तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, और उसके सपनों के खून का दाग तुम्हारे हाथों और तुम्हारे माँ के आंचल पर लगा होगा, समझे? अर्थात तुम्हारी बहन हमारे साथ तुमने जो रवैया अपनाया है, दहेज में आपूर्ति जो की है, उसके कारण तुम्हारी बहन इस साल का सावन जो है नहीं देखेगी, और इसका दाग जो है तुम्हारे माथे पर या तुम्हारी माँ के आंचल पर लगा हुआ दिखाई देगा, समझे? जीवनलाल समझा रहे। प्रमोद कहता है व्यंग्य से, जो हमारी बहन है क्या वह आपकी कोई नहीं है? प्रमोद कह रहा है आप जो मेरी बहन कह रहे हैं वो आपकी कोई नहीं है। जीवनलाल कहता है तेजी से, बेटी और बहू को एक तराजू में तोलना चाहते हो? बेटी बेटी है, बहू बहू है। जीवनलाल अब सख्ती बरता रहे हैं, बोल रहे हैं कि बेटी और बहू को एक तराजू में तोलना सही नहीं है। बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है। प्रमोद कहता है ठीक है, जब अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। रुककर धीमे स्वर में, क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ? प्रमोद कह रहा है अब उसने मान लिया कि जीवनलाल या उसके ससुर जो है अपनी बहन को वहाँ पे विदा नहीं कर रहे, तब वहाँ पे प्रमोद मान लेता है कि जाने से पहले मैं अपनी एक बहन को एक बार मिल लेता हूँ। तब वहाँ पे जीवनलाल कहते हैं जरूर मिल लो, और हाँ उसे ये भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा करने कब आओगे। मतलब तुम जब अपनी बहन को मिलने की इच्छा व्यक्त कर रहे हो तो जरूर मिलो, लेकिन उसको मिलते समय ये भी बता देना कि अगली बार उसको लेने के लिए जब आओगे तो मेरे लिए मरहम लेकर कब आओगे, ये भी उसको बता देना ऊंचे स्वर में। अरे सुनती हो गौरी की माँ, जरा बहू को भेज दो, अपने भाई से मिल ले आकर। मैं तब तक देखूं कि माली के बच्चे ने झूला डाल लिया या नहीं। अर्थात बाहर वो बरामदे में देखना चाहते हैं कि वो माली को उन्होंने कहा था कि वहाँ पे झूला डाले, और वो जो सावन आ रहा है उस समय जो लड़कियाँ झूला खेलती है तो वो देखा उन्होंने, उस माली ने डाला या नहीं वो देखने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। गौरी के लिए झूला डाल रहा हूँ लॉन में। अर्थात वो बोल रहे हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए वहाँ पे झूला डाल रहा हूँ लॉन में, और वहाँ से जीवनलाल जो है प्रस्ताव मतलब वहाँ पे चले जाते हैं। फिर प्रमोद भरी स्वर में, बैठ जाओ कमला। उतने में उसकी बहन अंदर से बाहर आ जाती है भाई से मिलने के लिए, और प्रमोद कहता है बैठ जाओ कमला। प्रमोद कहता है अच्छे तरह हो तो हो, मतलब ठीक तो हो। प्रमोद कहता है फिर आर्म स्वर में, पागल न बनो कमला, रो मत, मैं कहता हूँ रो मत। इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है, पानी से पत्थर नहीं पिघल सकता। अर्थात अपनी बहन की दशा उसको रोती हुई देखकर जो है उसका स्वर भी रुंध गया है,
और वो समझा रहा है कि यहाँ पे तुम्हारे जो आंसू हैं, वो जो मोती हैं, उसका मूल्य समझने वाला कोई भी नहीं है। रो मत, पानी से पत्थर नहीं पिघल सकता, कमला कहती है सिसकती हुई। भैया क्या, अर्थात वो भैया क्या कह रही है? प्रमोद कहता है घबराओ मत, मैं जल्द ही फिर आ जाऊंगा और उस बार विदा अवश्य होगी, क्योंकि मैं चोट का मरहम लेकर आऊँगा। और वो प्रमोद कह रहा है कि मैं अगली बार जब आऊँगा तो तुम्हें ज़रूर लेके जाऊँगा और उस चोट का मरहम भी लेकर आऊँगा। कमला मरहम, कमला तो समझ नहीं पा रही कि ये मरहम वाली क्या बात है। तो ये बात तो जीवनलाल और प्रमोद के बीच वहाँ पे हुई थी। प्रमोद कहता है हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है। मतलब शादी के समय हमने जो भी कुछ दहेज दिया था उसका व्यवहार जो है, या वह व्यवहार जो है बाबूजी को पसंद नहीं आया, इसलिए उनको ठेस पहुंची है, घाव आ गया है। उन्हें मरहम चाहिए और उस मरहम की कीमत है 5,000 रुपये। अर्थात इस घाव को भरने के लिए, उस चोट को भरने के लिए वहाँ पे मरहम की कीमत जो है 5,000 रुपये उन्होंने मांगे हैं। प्रमोद कहता है तुम चिंता न करो कमला, मरहम का प्रबंध हो जाएगा। इस गिरे हाल में भी मकान 7-8 हजार में बिक ही जाएगा। अर्थात इस बुरे हालातों में हमारा जो मकान है वो 7-8 हजार में जरूर बिक जाएगा। तो मैं वो 7-8 हजार में मकान बेचकर जो है बाबूजी के चोट का इलाज जो है मरहम के रूप में 5,000 रुपये वहाँ पे देकर कर दूंगा। कमला व्याकुलतापूर्व आग्रह से मेरी विदा के लिए घर मत बेचो भैया, आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध है। अर्थात बहन देख रही कि अपना भाई जो है अपने बहन के लिए अपना घर बेचने के लिए तैयार है, और वो कमला जो है प्रमोद को समझा रही है कि मेरे लिए तुम अपना घर मत बेचो, तुम्हें मेरे सुख सुहाग की सौगंध है। प्रमोद कहता है ये क्या कह रही हो तुम? क्या तुम नहीं चाहती कि पहला सावन सखी सहेलियों के साथ माँ के घर बिताऊं? तुम ये क्या कह रही हो? तो तुम नहीं चाहती कि सखी सहेलियों के साथ पहला सावन तुम बीत जाओ? कमला कहती है किस लड़की की कामना नहीं होगी। अर्थात हर कोई लड़की जो है ये चाहती है कि शादी के बाद पहला सावन वो अपने सखी सहेलियों के साथ जो है मायके में बीते। लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहाँ तक ठीक रहेगा? अर्थात 1-2 साल में विमला का ब्याह भी आपको करना है, और आवेश में आकर। अर्थात और एक बहन जो है कमला की बहन विमला जो है 2 सालों में तुमको उसका भी ब्याह करना है, तो तुम आवेश में आकर या उस प्रकार से घर बेचने की बात मत करो। प्रमोद कहता है लेकिन तुम, कमला कहती है मेरी चिंता आप न करें, सच विदा न होने से मुझे जरा भी दुख न होगा। सच कहती हूँ कि मुझे यहाँ से न ले जाने से मुझे जरा भी दुख नहीं होगा। प्रमोद कहता है कमला, मतलब मेरी बहन कितनी समझदार है, ये कहकर वो पुकारता है। कमला कहती है गौरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका। मतलब उसकी जो ननंद है वो वहाँ पे आ रही होती है, हर समय हंसती हंसाती रहती है, उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेलियों की कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। अर्थात वो समझा रही है कि मैं यहाँ से अगर विदा नहीं होगी तो मेरी ननंद यहाँ पे आ रही है, वो मेरी सहेली के समान ही है। अगर वो वहाँ पे आती है वो हमेशा हंसती हंसाती रहती है और मुझे कहीं पर भी कमी महसूस नहीं होगी, आप विश्वास करें भैया। प्रमोद लेकिन आज नहीं तो कल रुपये तो देना ही पड़ेगा कमला। कागज के टुकड़े पर अपना स्नेह और प्रेम बेचने वालों के बीच इस तरह कब तक रह सकोगी? अर्थात जिन्होंने कागज को टुकड़ों को कीमत दी है, मनुष्य की जरा सी भी कीमत कोई नहीं करता, तो ऐसे बीच के माहौल में तुम कब तक रहोगी? तो मुझे कभी ना कभी ये पैसे चुकाने ही होंगे। कमला कहती है धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, माँ जी ममता की मूर्ति है, बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, समय के साथ वे भी सब भूल जाएंगे। अब कमला वहाँ रहते रहते समझ चुकी कि घर में किसका स्वभाव अच्छा है, किसका थोड़ा सा जिद्दी है। तो बता रहे कि माँ जो है ममता की मूर्ति है, अर्थात उसकी सासू माँ जो है ममता की मूर्ति है। बाबूजी थोड़े से जिद्दे हैं, लेकिन समय के साथ चलते चलते वो भी थोड़ा सा भूल जाएंगे। प्रमोद कह रहा है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, सब एक ही धातु के बने हैं, हो सकता है माँ जी की ममता सिर्फ दिखावा हो। अब वो प्रमोद अपनी बहन को बोल रहा है कि तुम्हारी सासू माँ दिखने में तो वैसी है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, तो उसकी ममता जो है सिर्फ दिखावा है, ऐसा उसको लगता है। तो इस तरह से यहाँ पे भाई बहन के बीच यहाँ पे संवाद चल रहा है, वार्तालाप चल रहा है।
अगले लेक्चर में मैं यहाँ से आगे की बात, यहाँ के आगे का कथानक जो है आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। यहाँ तक की बातें याद रखिएगा। यहाँ तक हमने देखा कि रमेश अपनी बहन को लेने के लिए वहाँ पे आया है, लेकिन उसके ससुर जो है, कमला के ससुर जीवनलाल जो है, उसको उसके साथ नहीं भेजते, क्योंकि दहेज की आपूर्ति या दहेज पूर्ण रूप से रमेश के घर वालों ने उनको नहीं दिया था, तो इस वजह से उनको नहीं भेजा जा रहा है और इसके बीच में बहन भाई का संवाद वहाँ पे चल रहा है। तो अगले लेक्चर में यहाँ से आगे की बात हम देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।